दोस्तों, आज से हमारे अखंड भारत का एक ऐसा अध्याय शुरू होने वाला है जहां से अखंड भारत के राजाओं की वीरता ने भारत के साहस को एक अलग ही परिचय दिया। गुप्त वंश तथा चोल वंश का भारत में राज करने के बाद भी भारत पर कई आक्रमण हुए, जिसमें सबसे सफल आक्रमणकारी मुगल थे। मुगलों ने अखंड भारत को तोड़ने के लिए आपसी फूट की एक ऐसी चाल चली थी कि इनके सामने लड़ने के लिए कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं बचता था और ऐसे ही मुगल साम्राज्य की जड़ें भारत में फैलती गई। इन जड़ों को काटने का प्रयास कई सूरवीरों ने किया, जिनमें से एक थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद के धोखा देने से पृथ्वीराज चौहान भारत को मुगल मुक्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से लंबे समय तक भारत में मुगलों का ही राज रहता है। लेकिन इसके बाद मेवाड़ की धरती एक ऐसे सूरवीर को जन्म देती है जो मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख देती है। एक ऐसा योद्धा जिसने बहलोल खां को उसके घोड़े सहित 2 भागों में काट दिया था, जिसने मेवाड़ को कभी मुगलों के अधीन नहीं होने दिया, और वे सूरवीर थे हुकुम श्री महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों, आज से 500 साल पहले मुगल सल्तनत भारत के अंदर अपनी जड़ें फैला चुकी थी और इस समय मुगल सल्तनत का राजा होता है अकबर। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था तथा सल्तनत संभालते ही अकबर ने अपने आसपास के सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। अब तक अकबर दिल्ली का पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर चुका था और अब इसकी नजर होती है दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र यानी कि राजपूताना साम्राज्य की तरफ, जहां पर धीरे धीरे करके अकबर अपना राज फैलाता गया और अपना साम्राज्य बढ़ाता गया। लेकिन इन्हीं के रास्ते में आ जाता है एक ऐसा राज्य जो मुगल सल्तनत की नींदें उड़ा के रख देता है। जहां ज्यादातर राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, वहीं मेवाड़ एकमात्र साम्राज्य था जिसने अकबर के अधीनता के प्रस्ताव को चुनौती दे दी। इस समय तक मेवाड़ में शासन होता है राणा उदय सिंह का, जिन्होंने अपने पूर्वजों के भांति किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके बाद राणा उदय सिंह अकबर को पत्र भिजवाते हैं तथा वो पत्र में कुछ इस तरह से लिखते हैं कि वे केवल भगवान शिव के ही अधीन हैं। और ऐसा सुनते ही अकबर उनके ऊपर काफी दबाव बनाना शुरू करता है। दबाव वो कुछ इस तरीके से बनाता है कि इससे पहले जितनी भी राजपूताना रियासतें अकबर द्वारा जीती गई थी, राजा द्वारा उनके यहाँ दूत बनकर भेजे जाते हैं। अकबर ने उनके अधीन सभी राजपूताना राजाओं को राणा उदय सिंह के पास भेजा, लेकिन राणा उदय सिंह ने सभी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसी बीच राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी जयवंता बाई एक बालक को जन्म देती है तथा यही वे बालक होते हैं जो भविष्य में मुगल साम्राज्य की नींव हिलाने वाले थे। राणा उदय सिंह द्वारा इस बालक के मुख के तेज को देखकर वह यह कहते हैं कि जिस तरह सूर्य समस्त संसार को प्रकाशित करता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने प्रताप से समस्त राष्ट्र को रोशन करेगा, अतः इस बालक का नाम होगा प्रताप सिंह। रानी जयवंता बाई कृष्ण भक्ति, इसलिए उन्होंने कुंवर प्रताप के बचपन से ही उनको महाभारत तथा रामायण की कहानियां सुनाकर तथा उनके युद्ध नीति सुनाकर उनको बड़ा किया था। साथ ही उनके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति जज्बा उनके पूर्वजों की वीर गाथाओं से आया था। वे अपने दादा राणा सांगा सिंह से बेहद प्रभावित थे तथा अपने परदादा बप्पा रावल की युद्ध कला के वे बहुत दीवाने थे कि किस प्रकार से उन्होंने अरब की धरती को खून से लाल कर दिया था। अपने वंश के अतीत को सुनकर महाराणा प्रताप बड़े हुए तथा उन्होंने अपनी शिक्षा गुरुकुल में प्राप्त की, जहां वे सुबह गुरुकुल में शिक्षा लेते तथा दोपहर में वे भीलों की बस्ती में जाकर शिकार करना सीखते थे। शाम को वह आकर लोहारों की बस्ती में हथियार बनाना सीखते थे। कुंवर प्रताप को हथियार बनाने का बहुत शौक था तथा उन्हें हथियार बनाने बहुत पसंद थे। इसी कारण से प्रजा के मध्य रहने से बचपन से ही वो प्रजा के बिल्कुल प्रिय हो गए थे। इस कारण से भील समुदाय के लोग उन्हें कीका कहकर बुलाते थे। कुंवर प्रताप बचपन से ही अन्य बच्चों से काफी असाधारण थे। कद काठी में वो बहुत लंबे थे। उन्होंने काफी छोटी उम्र से ही अफगानों की बस्ती पर धावे बोलने शुरू कर दिए थे तथा मेवाड़ से गुजरने वाली मुगल सेना पर वे पत्थर व गुलेल से हमला किया करते थे। ऐसे कारनामों को देखकर सबको यह लगने लग गया था कि आने वाले समय में मेवाड़ हो न हो, मेवाड़ के राजा ये कुंवर प्रताप ही बनेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है।
दरअसल राणा उदय सिंह की कई रानियां होती है तथा उन कई रानियों से उन्हें 33 संतानें होती हैं और इन रानियों में से वो सबसे ज्यादा महत्व देते थे धीरबाई को, जिनके कहने पर राणा उदय सिंह कुंवर प्रताप को मेवाड़ का राणा न बनाते हुए उनके छोटे पुत्र जगमाल को मेवाड़ का भावी राणा घोषित कर देते हैं। समय आगे बढ़ता है और 1572 को राणा उदय सिंह का स्वर्गवास हो जाता है, जहां उनके स्वर्गवास में उनके सारे चहीते सेनापति और उनके बड़े पुत्र कुंवर प्रताप भी रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस समय उनका अंतिम संस्कार हो रहा होता है, इनके छोटे बेटे जगमाल अपना राज्याभिषेक करवा रहा था। जगमाल की इसी हरकतों को देखकर सभी सेनापति तथा सभी सरदार उनसे अपना समर्थन छोड़ देते हैं तथा गोमुंदा की पहाड़ियों पर ही कुंवर प्रताप को राणा घोषित कर राज तिलक कर देते हैं। राज तिलक होने के बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ की तरफ कूच कर देते हैं और यह सुनते ही जगमाल राजगढ़ी को छोड़कर अकबर की शरण में चले जाता है। इसके बाद मई 1543 को कुंभलगढ़ की राजगद्दी पर बैठते हैं महाराणा प्रताप। हुकुम सिरी के राजगढ़ी संभालने के समय मेवाड़ की हालत ठीक नहीं रहती है, क्योंकि अभी उदय सिंह के समय में अकबर से युद्ध के समय में सभी राजकोष, जितने भी राजकोष होता है वो बहुत कम हो चुका होता है तथा चित्तौड़ सहित मेवाड़ के काफी दुर्गों पर भी मुगलों का कब्जा हो चुका था। इसके बाद महाराणा प्रताप शपथ लेते हैं कि जब तक वो संपूर्ण मेवाड़ को मुगल मुक्त न कर दें तब तक वो राज सुख नहीं भोगेंगे। और इसके बाद महाराणा प्रताप द्वारा भील योद्धाओं तथा सरदारों को युद्ध की तैयारियां करवाई जाती है तथा लोहारों को हथियार बनाने का काम सिखाया जाता है। इसी तरह से महाराणा प्रताप एक विशाल सेना तैयार करते हैं। इसकी खबर लगते ही अकबर महाराणा प्रताप को रोकने का कई असफल प्रयास करता है, जिसमें सबसे पहला असफल प्रयास वो दूसरे सल्तनत के राजाओं को, यानी कि जैसे इन्होंने उदय सिंह के समय पे भेजा था ना, वैसे ही ये महाराणा प्रताप को बहलाने के लिए भेजते कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, जिसमें मानसिंह एक होते हैं। मानसिंह जिस समय इनके पास अकबर की अधीनता का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, ये मानसिंह से मिलने से ही मना कर देते हैं और मानसिंह को वहां से भेज देते हैं और यह कहकर भेजते हैं कि हम उन राजपूताना राजाओं से मित्रता नहीं रखना चाहते हैं जो तुर्कों के अधीन हो चुके हैं। अब इस अधीनता के प्रस्ताव को करीबन 3 बार भेजा जाता है और 3 बार प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अब अकबर मानसिंह को 1 लाख तक की सेना देता है तथा उसे आदेश देता है मेवाड़ पर कूच करने का। 3 अप्रैल सन 1576 को मानसिंह मेवाड़ पर हमला बोलता है तथा हुकुम सिरी को पता था कि अगर मानसिंह यहाँ से गया है तो कभी न कभी युद्ध की नौबत जरूर आएगी और हुकुम सिरी अपनी 20,000 की सेना के साथ कई गांवों में अपना डेरा डाल देते हैं। और फिर समय आता है 18 जून 1576 का, जिस समय एक ऐसा युद्ध होता है जिसने मुगलों की नींदें उड़ा कर रख दी थी और जिसे कहा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। जैसे ही मुगल सेना आक्रमण के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही हुकुम सिरी अपनी एक हरावल सेना को आगे भेजते हैं। मेवाड़ की एक हरावल सेना मुगलों के 3 दस्तों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इस हमले में लूणकरण की नेतृत्व वाली दस्ते में अफरा तफरी मच जाती है और वो दस्ता डर के मारे पीछे भाग निकलता है और इसी के बाद युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं हुकुम सिरी महाराणा प्रताप। युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही मुगलों में हाहाकार मच जाता है। अब तक मुगलों ने हुकुम सिरी को पहली बार ही देखा था और जैसे ही पहली बार देखते हैं मुगलों में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि उनकी युद्ध कला इतनी जबरदस्त होती है कि जहां जहां हुकुम सिरी जा रहे थे वहां वहां मुगलों के लाशों के ढेर बिछ रहे थे। हुकुम सिरी युद्ध भूमि में आते ही शिव के जैसे एक रौद्र रूप धारण कर देते हैं। इतिहासकार इनके बारे में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि जब ये युद्ध भूमि में उतरते थे तो उस समय कुछ ऐसा लगता था कि जैसे मानो स्वयं शिव ही तांडव कर रहे हों। जब मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को लड़ते हुए देखा तो पूरी मुगल सेना तितर बितर हो गई। महाराणा प्रताप की हरावल सेना ने करीबन 3 घंटे के अंदर ही मुगलों की लाशों के ढेर लगा दिए थे। वहीं इसी अफरा तफरी को देखते हुए अकबर का एक काबिल सेनापति बहलोल खां जैसे ही अपनी टुकड़ी के साथ महाराणा प्रताप को हराने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही हुकुम सिरी बहलोल खां को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट देते हैं। जैसे ही बहलोल खां की टुकड़ी बहलोल खां तथा उसके घोड़े के 2 टुकड़े देखते हैं, उसकी टुकड़ी में अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद कुंवर सिंह का अगला निशाना होता है मानसिंह और मानसिंह एक बहुत ही बड़े हाथी पर बैठा हुआ होता है तथा चेतक हाथी के ऊपर अपने अगले पैर से हमला करता है। इसी हमले में मानसिंह का महावत तो मारा जाता है, लेकिन मानसिंह बच जाता है, लेकिन हाथी के सूंड पर लगी तलवार से चेतक का अगला पैर घायल हो जाता है। इस समय तक महाराणा प्रताप तथा उनका प्रिय चेतक दोनों के दोनों घायल हो चुके थे। तब उनके सेनापति उन्हें युद्ध भूमि छोड़ने का अनुग्रह करते हैं, क्योंकि उनके प्रिय चेतक घायल हो चुका था। इसके साथ ही महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों की ओर चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो सेना का नेतृत्व झाला बेधा को दे देते हैं, जिसके बाद झाला बेधा भी मुगलों के लाशों के ढेर लगा देते हैं। यहाँ जैसे ही महाराणा प्रताप को घायल पाकर मुगलों ने महाराणा प्रताप का पीछा किया, वहीं अरावली की पहाड़ियों में छिपे भीलों ने अपना मोर्चा संभाल लिया और चेतक ने अपने राणा के बचाव हेतु 26 फीट की एक खाई को एक ही छलांग में पार कर दिया। लेकिन बलीचा गांव में चेतक के घाव न भरने के कारण चेतक वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है। चेतक
महाराणा प्रताप के लिए उनके पुत्र जैसा था। वह एक ऐसा अफगानी घोड़ा था जिसने अपना पूरा जीवन महाराणा प्रताप के लिए दे दिया था। और दूसरी तरफ हल्दी घाटी के मैदान में मेवाड़ की सेना ने मुगलों की सेना को ऐसी मार मारा कि उन्हें अजमेर भागने पर मजबूर होना पड़ा। अब इसके बाद बिना सफलता आए सेनापति पर अकबर ने दरबार में 3 माह का प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ हल्दी घाटी के भीषण युद्ध के कारण मेवाड़ का राजकोष खाली हो चुका था। लेकिन इसी के 4 महीने बाद अकबर फिर साबाद खान के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर हमला करता है, क्योंकि उन्हें पता था कि मेवाड़ का राजकोष बहुत ही कमजोर है और वो एक ही युद्ध में खाली हो जाएगा। मेवाड़ की भलाई को देखते हुए महाराणा प्रताप को अपना किला त्यागना पड़ता है और इसके बाद महाराणा प्रताप सिंध निकल जाते हैं, जहां महादानवीर भामाशाह पूरा राजकोष महाराणा प्रताप के लिए समर्पण कर देते हैं। और इसके बाद महाराणा प्रताप वापस से अपनी एक विशाल सेना तैयार करके कुंभलगढ़ पे हमला करते हैं और इसी के साथ वो साबाद खान को भी मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ सहित मुगलों के हथियाए हुए 35 किलो को एक के बाद एक जीत लेते हैं। मेवाड़ के लिए इतनी हार देखने के बाद अब तक अकबर अपना आत्मविश्वास तोड़ चुका था और साथ ही वो मेवाड़ को हथियाने का सपना छोड़ देता है तथा दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र बंगाल की तरफ भाग जाता है। दरअसल अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने आया ही नहीं था, क्योंकि जिस समय महाराणा प्रताप बहलोल खां को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़े कर देते हैं तथा यही उसके टुकड़े जब अकबर देखता है तो उसे हर समय यही डर सताता था कि अगर वो महाराणा प्रताप के सामने चले गए तो उसका भी यही हासिल होगा। इसी डर से अकबर इसके बाद कभी दिल्ली में नहीं रहता, वो बंगाल की तरफ भाग जाता है। इसी के साथ मेवाड़ वापस से मुगल मुक्त हो जाता है और मुगल मुक्त होने के साथ महाराणा प्रताप एक ऐसा शासन मेवाड़ में चलाते हैं जिस वापस से मेवाड़ एक ऐसा समृद्ध राज्य बन जाता है, एक ऐसा राष्ट्र बन जाता है कि दोबारा से कभी मुगलों का आक्रमण मेवाड़ पर होता ही नहीं है। लेकिन इसी के कुछ समय बाद मेवाड़ के एक क्षेत्र में एक आदमखोर बाघ का आतंक फैल जाता है तथा जिसे कई भील शिकारी मारने में भी असमर्थ हो रहे थे। इस बाघ ने कई जनों को अपना शिकार बनाया था। अब बाघ के इस आतंक से बचाने के लिए महाराणा प्रताप खुद उस बाघ को मारने जाते हैं, जिसके कारण से बाघ के साथ युद्ध करने के साथ ही वो घायल हो जाते हैं तथा लंबे समय तक उनके घाव न भरने के कारण 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगली कहानी हम दोबारा से अखंड भारत के आपके लिए लेके आएंगे। जय हिंद।